नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं अमित प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें हम बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इन्हीं तरह के और मुद्दों पर। आज भी मैं उसी तरह का एक मुद्दा लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है नेहरू कैसे बने नायक और विजनरी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं, उसमें गांधी के बाद नेहरू का नाम आता है, फिर पटेल और राजगोपालाचारी जैसे इत्यादि का नाम आता है, जेबी कृपलानी का नाम आता है। पर गांधी के बाद हम देखते हैं कि नेहरू का नाम अधिकतर आता है और आजादी के बाद के भारत में नेहरू का महत्व बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम ठीक से देखते हैं तो हर जगह हम यह पाते हैं कि नेहरू ने गलतियां ही गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम इतने अच्छे शब्दों में क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है? इसकी वजह है नैरेटिव गढ़ना। नैरेटिव एक ऐसी चीज है, जब आप गलत भी करते हैं, अच्छी भी करते हैं, तो आपका नैरेटिव सेट किया जाता है, चाहे जिस तरह का व्यक्ति हो। जैसे अभी हाल के चुनाव में जो नैरेटिव गढ़ा गया कि संविधान खतरे में है, उसी तरह का नैरेटिव नेहरू ने भी गढ़ा। उन्होंने कितनी खामियां की, हम इसके बारे में भी देखेंगे। तो नेहरू ऐसा नहीं था कि नेहरू को, मेरा मानना जहां तक है कि नेहरू को भारत है यहाँ की जनता से कोई बहुत मोह था, ना कि उन्हें हिंदू धर्म से भी लगाव नहीं था। वो कहते थे कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं। तो नेहरू जो है वो क्या थे? आत्ममुग्ध व्यक्ति थे, और नेहरू बेहद गुस्से वाले व्यक्ति थे। तो अपने आगे किसी की सुनता नहीं था वो व्यक्ति, और उसे बस अपने छवि से मतलब था, और अपनी छवि को बनाने के लिए उसने भरसक प्रयास भी किया। वह ग्लोबल लीडर तो बनना चाहता था, वो विश्व का नेता बनना चाहता था, और इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास भी किए। तो विश्व स्तर का स्टेट्समैन बनने के लिए उसने बहुत सारे कर्म किए, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाना। नेहरू के इसी नेता, विश्व के नेता बनने का हिस्सा था। तो उसका कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना भी इसी का हिस्सा था। वो सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा स्टेट्समैन बन जाऊंगा और अमेरिका और ब्रिटेन मेरी बात सुनेंगे। पर उस समय अमेरिका और ब्रिटेन का बोलबाला था, कोल्ड वार चल रहा था, और नेहरू तो बहुत मानवतावादी बन रहे थे, बहुत जिसको बोलते हैं कि आइडियल आइडियल बनना। तो उसमें उन्होंने जो है कश्मीर का मुद्दा गवाया। फिर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देना भी इसी विश्व नेता बनने का एक हिस्सा था। तो चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट देना हो, या नेपाल को भारत में शामिल ना करना हो, तो ये सारी चीजें जो है उनके विश्व नेता बनने की, आत्ममुग्ध होने की कारण ही हुआ है। अक्साई चीन दे देना, और चीन को जो है तिब्बत पर जब चीन ने अधिकार किया तो उसको यह रिकॉग्नाइज करना कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। ये सारी बातें जो है बड़बोलापन जिसको कहते हैं उसका हिस्सा था। तो क्या किया कि नेहरू ने इन सब गलतियों के बाद भी, नेहरू कैसे इतने रेलेवेंट बने, इसका कारण यह है कि उन्होंने इतिहासकारों को काम पर लगाया, जिन्होंने केवल गांधी और नेहरू का महिमा मंडन ही किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। फिर आगे इंदिरा गांधी ने भी यही काम किया, और फिर राजीव गांधी ने भी यही काम किया। तो मसला यह होता है कि गांधी इतने नेहरू इतने महत्वपूर्ण बने कैसे? तो उसको गांधी का वरदहस्त प्राप्त था। अब देखिए, जब 1946 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात आई, तो कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश कमेटियां चुनती थी। ऐसा कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता था कि वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके वोट देंगे तो जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। प्रदेश अध्यक्ष की जो पीसीसीज होती थी, वो 15 पीसीसीज थी, प्रदेश कमेटियां थी उस समय। तो उसमें 12 ने जो है सरदार पटेल का नाम सुझाया, और 3 ने जो है किसी को भी नहीं चुना था। लेकिन अब गांधी और नेहरू की साठगांठ थी, और गांधी का मानना था कि पटेल जो है वो ज्यादा राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं और नेहरू बहुत संतुलित हैं।
ये गांधी की सोच थी। तो फिर भी गांधी की जिद की वजह से वल्लभ भाई पटेल को पीछे हटना पड़ा। यही मामला गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार अध्यक्ष बनने में 1939 में भी यही किया था। तो जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने लोगों को इस काम पर लगा दिया जिससे उसको देवता का दर्जा दिया जा सके, उसको देवत्व प्रदान किया जा सके, उसकी महिमा मंडन हो सके। इतिहासकार इसी में लग गए और एक छवि बनाने में लग गए। छवि बनाने में क्यों लग गए? उसको विश्व का नेता के रूप में दिखाया जा सके वजह से। नेहरू को देवत्व प्रदान करना कांग्रेस की वोट राजनीति की मांग थी। नेहरू के इर्द गिर्द एक आभा मंडल बनाया गया कि हाँ नेहरू ऐसे हैं, नेहरू वैसे हैं, नेहरू बहुत सेकुलर हैं। और जब जो आभा मंडल बनाया गया उसके क्या क्या घटक थे जैसे गुलाब खोस लेना और सोवियत शैली की जो योजना है उसके हिसाब से योजना आयोग इत्यादि को बना लेना, और सोशलिज्म हो गया, समाजवाद हो गया, समाजवाद तरह की अर्थव्यवस्था हो गई। अब जैसे बड़े बड़े बांध बनवाना, आईआईटीज का वो करना, फिर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी जहां पे अर्थव्यवस्था को खुला नहीं रखा गया, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाए गए। हाँ, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को बढ़ाया दिया गया जिससे मुस्लिम का जो वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट किया जा सके। बाल दिवस मनाना, पंचशील का जो समझौता है और उसका जो एशियाई सपना है वो देखना, हिंदी चीनी भाई भाई करना, शेख अब्दुल्ला के बारे में उनको बहुत प्रश्रय देना। तो यह सब निर्माण जो उन्होंने बनाया 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद एक धमाके के साथ ढह गया, जो उसके नेहरू के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। आखिरकार 64 में इतना कमजोर हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने एक अपना आभा मंडल बना रखा था। उसने समाजवादी सरकार की अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बनाकर इसको तहस नहस कर दिया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खेल पाते हैं। भारत और गरीब होता चला गया। उसने प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को भी बिल्कुल उनका भी विकास नहीं किया, और वह केवल ऐसे काम करना चाहता था जिससे उसकी साख बढ़ सके या उसकी छवि बन सके। जब कश्मीर पर कबीलाई घुसपैठी पठानों ने हमला किया तो और पाकिस्तान द्वारा जबरन व अवैध रूप से जब कब्जा लिया गया कश्मीर का एक हिस्सा, तो कठोर शब्दों में जो है उसको वापस लेने की बजाय नेहरू ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में ऐसे लिखा कि जैसे वो स्वयं अपराधी हों। तो चिट्ठी में नेहरू क्या लिखता है कि मैंने बार बार कहा है कि जैसे ही शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाए कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में जनमत संग्रह द्वारा विलय पर निर्णय लेना चाहिए। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से क्या लेना देना, जब सामने वाले ने राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया है तो आपको फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से इस तरह की बात क्यों करनी है। अब भारतीय सेना ने तो पाकिस्तानियों को हराया था, लेकिन यहां भारत का ही प्रधानमंत्री सशस्त्र सेनाओं को हरा रहा था, आर्मी को हरा रहा था। तो कश्मीर के मुद्दे पर वो अपने सबसे योग्य वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी सरदार पटेल से इतना नाराज हो गया कि सरदार पटेल ने लगभग इस्तीफा ही दे दिया। सरदार पटेल ने लिखा कि किसी भी मामले में आपके पत्र से मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मुझे सरकार के सदस्य के रूप में नहीं रहना चाहिए या कम से कम नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। तो सरदार पटेल का पत्र जिसका मसौदा तैयार किया गया था लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि अंततः उन्होंने अपना इस्तीफा लेने के लिए अंततः उनको अपना इस्तीफा देने के लिए राजी कर लिया गया था। तो एक नए नए देश जिसने स्वतंत्रता घोषित करने के साथ साथ कश्मीर में फिर उसका जो खूनी हमला हुआ प्रधानमंत्री के साथ
उसके खुश नहीं थे, सब केवल एक अधीनस्थ अधिकारी के खातिर। तो वह नेहरू जो है वो सरदार पटेल के प्रति बहुत असहिष्णु था, और राजेंद्र प्रसाद के साथ भी उनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं था। और यही नहीं, जो पहले उद्योग मंत्री थे और कैबिनेट में उनके साथी थे नेहरू के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में हिंदुओं की समस्याओं के प्रति जो नेहरू की गहरी उदासीनता थी उसको लेके जो है बहुत कैबिनेट से अपने इस्तीफा दे दिया और कड़ा प्रतिरोध जताया। तो वह चाहते थे कि कश्मीर का विलय बिना किसी परमिट राज के पूर्ण और समग्र रूप से हो, है ना, कि पूरा हो, बिना परमिट राज के हो। और उन दिनों क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर और कश्मीर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक परमिट लेने की आवश्यकता होती थी। मुख्यमंत्री वजीर आजम थे, मतलब, और जबकि राज्यपाल को सदर रियासत के रूप में कार्य करना था। तो एक ऐसा राजनीतिक पार्टी जिसकी संसद में जोरदार उपस्थिति थी, उसके अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर गए और वहां पे जो परमिट प्रणाली थी उसको चुनौती दी और एक नारा दिया कि एक राष्ट्र, एक तिरंगा, एक कानून और विशेष परमिट प्रणाली नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए 2 झंडे 2 संविधान, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनके साथ छोटे छोटे अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। श्रीनगर में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत भी हुई। तो और मौत ऐसे हुई कि शेख अब्दुल्ला ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया था। शेख अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला का बाबा था, फारूक अब्दुल्ला का पिता, जिसको नेहरू ने अपना चेला बना रखा था। तो अब इसके बाद नेहरू ने जांच कराने से इनकार कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां जो है जोगमाया देवी ने न्यायिक जांच की मांग की और कई पत्र भी लिखे नेहरू को, लेकिन नेहरू ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरे देश ने मुखर्जी की मौत में बेईमानी देखी साफ साफ कि जरूर न कुछ किया गया है। और उस समय जो जनसंघ के नेता थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी हुए डॉक्टर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि यह नेहरू अब्दुल्ला की साजिश के तहत रची गई सबसे जघन्य हत्या है। नेहरू को अपने लाखों देशवासियों का दर्द और पीड़ा महसूस नहीं हुए, वे उनके नहीं थे। तो उनके लोकतांत्रिक मूल्य और विरोधियों के प्रति सम्मान की भावना के लिए इतना ही काफी था। नेहरू ने 1957 में केरल में बनी भारत की कम्युनिस्ट सरकार को अनैतिक रूप से बर्खास्त कर दिया था। उसने बहुत सारी चीजों को बिना किसी कारण के प्रतिबंधित कर दिया है। मजरू सुल्तानपुरी को केवल नेहरू को हिटलर का चेला कहने के लिए जेल हो गई। यही नहीं, नेहरू ने परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया। परिवारवाद का जन्मदाता नेहरू ही है। उसकी बेटी इंदिरा, जो किसी भी पद पर नहीं थी कांग्रेस में, उसको आगे बढ़ाने के लिए 1959 में उसने सीधे उसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनवा दिया, वो भी बिना किसी मेरिट के। नेहरू ने वोट के खातिर मुसलमानों का बहुत बड़े स्तर पर तुष्टीकरण किया। उसने हिंदू कोड बिल तो लाया, लेकिन मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी करने से बिल्कुल मना कर दिया। उसने भरसक प्रयास किया कि भारत की हिंदू पहचान को किसी भी तरह से दबाया जा सके और उसे सेकुलर बनाया जा सके। तो इतना सब कुकर्म करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति महान बताया जा रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई कारण था, और यह कारण था उसके द्वारा बैठाए गए इतिहासकार, जिन्होंने उसके लिए उसकी छवि का निर्माण किया और उसे विश्व नेता के रूप में प्रदर्शित किया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।